नाज़रीन आदाब, इस्तक़बाल है आपका हमारी इस ख़ास पेशकश में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। आज की इस ख़ास पेशकश में हम बात करेंगे किराएदार के कानूनी अधिकारों की, उसको हासिल हुकूक़ की। जी हाँ, लीगल राइट्स ऑफ टेनेंट्स क्या हैं, एक किराएदार के हुकूक़ किस तरह से उसको प्रोटेक्शन दी गई है, क्या कुछ उसके इख्तियारात हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं दिल्ली हाई कोर्ट के वकील दीपजोत सिंह साहब, और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं मारूफ वकील जोगेंद्र सिंह शहरावत साहब। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। शहरावत साहब, जब बात करते हैं हम किराएदार की, एक बड़ा तबका है मुल्क में जो किराए पर रहता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या कुछ कानून हैं? जितने भी किराया कानून हैं सभी किराएदारों के हितों को देखते हुए बनाए गए थे, ताकि किसी भी किराएदार को ज़बरदस्ती परेशान ना किया जा सके किसी भी हालात में। वो कुछ भी रहे हों, चाहे कोर्ट एक उसका माध्यम हो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए। ये नहीं कि मकान मालिक बाहुबली है, ताकतवर है, पैसे वाला है, तो उसके दम पर वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके अपने तरीके से। तो उन चीज़ों को देखते हुए, किराएदार के जीवन यापन के तरीके को देखते हुए ये कानून लाए गए थे। और जितने भी किराया कानून हैं जो भी आए हैं देश के अंदर, उन सभी में यही कहा गया है मोस्टली, जो देखने में तो आ रहा है कि किराएदार को ज़बरदस्ती उसकी दुकान से, मकान से ना निकाला जाए किसी भी हालात में हो, चाहे किसी भी हालत में उसको निकालना नहीं चाहिए। लेकिन सिंह साहब, ऐसा भी होता है कि एक किसी व्यक्ति ने किराए पर एक जगह ली, एक लंबे अरसे तक वो किराएदारी चली, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या इस तरह से किराएदारी जो है वो नीचे तक चलेगी, या उसकी डेथ के बाद वो एग्रीमेंट ख़त्म हो गया? जी, इस सिचुएशन के अंदर एग्रीमेंट ख़त्म नहीं होता है। कानून जो किराएदार है उसके लीगल हेयर्स को भी सेम हक देता है जो किराएदार था, जो एक्सपायर हो गया, तो उनको भी आप डायरेक्टली फोर्सफुली बाहर नहीं निकाल सकते। उनका भी उतना ही राइट रहेगा उस वाली प्रॉपर्टी में रहने का जितना जो मेन टेनेंट के नाम पे वो एग्रीमेंट हुआ या फिर उसको टेनेंसी चलाई थी। तो उनको आप ज़बरदस्ती या फिर किसी तरीके से नहीं निकाल सकते। दे ऑल्सो एंजॉय सेम राइट एज ऑफ द ओरिजिनल टेनेंट। अक्सर ऐसा भी होता है कि कोई किसी इंसान के पास पुरानी किराएदारी है जी, अब उसके अंदर वो अपनी कोई कमर्शियल एक्टिविटी भी करना चाहता है, या ग्राउंड फ्लोर है तो उसने वहाँ पर कोई दुकान बना ली है जी। और वो काम कर रहा है, तो क्या इस तरीके से कोई भी किराएदार अपने जीवन यापन के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उस प्रॉपर्टी में कमर्शियल एक्टिविटी क्या स्टार्ट कर सकता है? नहीं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ अगर रहने के लिए उसने लिया हुआ तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता वो। एक तो दो चीज़ें उसमें कुछ जगह ऐसी होती है मिक्स लैंड यूज़। हाँ, मैं वहीं आ रहा था, उस पर देखना होगा क्या वो एक्टिविटी जो कमर्शियल करना चाहता है वो परमिसेबल है या नहीं है वहाँ पर। अगर परमिसेबल भी नहीं है फिर तो मकान मालिक की इजाज़त देगा तो भी नहीं कर सकते। अगर परमिसेबल है कोई भी, जैसे स्टेशनरी शॉप है, सैलून है, बार्बर शॉप है, इस तरह की दुकानें परमिसेबल है रेजिडेंशियल एरिया में, अगर उसका वो लाइसेंस ले लेता है कंसर्न डिपार्टमेंट से और मकान मालिक उसे इजाज़त दे सकता है तो वो वहाँ कर सकते हैं, फिर वहाँ उसको किया जा सकता है, लेकिन उसमें इजाज़त ज़रूरी है लैंडलॉर्ड की। जी। अब एक यहाँ हमने ये भी देखा है बहुत सारी जगहों पर कि जो किराएदार है वो जाना चाहता है प्रॉपर्टी से, अब उसको कोई दूसरा व्यक्ति अगर मिल जाता है तो वो उसको दे करके चला जाता है कि आप रह लीजिए और आप मकान मालिक से बात कर लेना। क्या कोई किराएदार इस तरह कर सकता है? इसको दो नज़रिए से देखा जा सकता है। कभी कभार क्या होता है, किराएदार अपनी मर्जी से बिना किसी मकान मालिक को इन्फॉर्म किए या फिर उसकी परमिशन लिए एक नया टेनेंट उस प्रॉपर्टी में बैठा देता है, वो हो जाता है सब लेटिंग। सब लेटिंग अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन्ड है और अगर आपके टेनेंट के पास पावर दी गई है सबलेट करने की, तब तो वो सबलेट कर सकता है। आमतौर पर वैसे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी एग्रीमेंट के अंदर ये बात होती नहीं होती है, सबलेटिंग का नहीं होता है, क्योंकि मकान मालिक चाहता है मैं उसी के नाम पे रहने दूँ प्रॉपर्टी, या उसी को ही रहने दूँ जिससे मेरी इंटरेक्शन है, या मैं किसी को जानता हूँ, या मैंने उसको पर्सनली उसको वेरीफाई किया उसके क्रेडेंशियल्स, मैं उसी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रखना चाहता हूँ। लेकिन एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है, उसके बावजूद क्या किराएदार अगर ऐसा कर दे तो उसको क्या खतरा है इसमें? किराएदार अगर इस तरह का सब लेटिंग करता है तो मकान मालिक के पास एक रीज़न मिल जाता है अपनी प्रॉपर्टी खाली कराने का। क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट दी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया अपने पार्ट के ऊपर
क्यों? क्योंकि उसने मकान मालिक से बिना परमिशन लिए, बिना इन्फॉर्म किए एक दूसरा बंदा बैठा दिया है जिसके बारे में मकान मालिक जानता भी नहीं है। उसका क्या पता, उसका नाम भी ना जानता हो, कहाँ का रहने वाला है वो ना जानता हो, और उसका क्या बैकग्राउंड है वो नहीं जानता। तो इस तरह से कानून भी मकान मालिक को एक हक देता है कि जहाँ सब लेटिंग हो जाए वहाँ वो लीगली उस प्रॉपर्टी को खाली करा सकता है, टेनेंट से भी और जिसको सबलेट किया है उसको भी, उससे भी करवा उससे सकता भी है। करवा सकता है। शरावत साहब, आपका एक लंबा तजुर्बा रहा है और पहले इस तरह के मामले बहुत होते थे कि जिसको पगड़ी कहा जाता था। जी। एक किराएदार है, उसने अपनी जगह का जो भी लैंडलॉर्ड है उसको एक अच्छी खासी रकम दे दी, और बाद में जब ये मुकदमा अदालत में जाता है तो वो ये कहता है कि मैंने तो इनको एक भारी भरकम रकम दी थी। जी। ऐसी सिचुएशन में क्या कुछ किराएदार को उस रकम के देने का कुछ फ़ायदा हासिल होगा? नुमान जी, क्या था, आज से 30, 35, 40 साल पहले पगड़ी सिस्टम चलता था देश के अंदर। वो एक तरह से जैसे आज 2 महीने की 3 महीने की रेंट डिपॉजिट कराने लगे श्योरिटी, इसी तरह से वो था, लेकिन उसमें रकम पे देखा जाता था और उस रकम की कोई रसीद नहीं मिलती थी। सबसे बड़ी बात जो किराएदार की नुकसानदेह थी वो ये थी, जो पगड़ी सिस्टम में रसीद नहीं मिलती थी। आज हम सिक्योरिटी डिपॉजिट कराते तो उसकी रसीद मिल जाती टेनेंट को, या वो एग्रीमेंट में मेंशन होता है। पगड़ी सिस्टम का कोई भी बेनिफिट किराएदार को नहीं मिलता। वहाँ उसे बेचारा आखिर में बेवकूफ़ बन के खड़ा हो जाता, पैसा भी चला गया और आखिर में हो सकता है उस जगह भी उसे खाली करनी पड़ जाए। अगर उसके पास कोई रिटर्न प्रूफ है कि हाँ उसने उस वक्त में, आज से 20 साल 30 साल पहले 1,50,000 रुपए दिए हों, जी, तो उस स्थिति में उसे रिफंड करने का हकदार है वो, विद इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट जो भी कोर्ट कह रहे हैं वो उसको वापस ले सकता है वो, उस अगर सिचुएशन वो लिखा हुआ है तब। अगर वो लिखा हुआ है। जी। लेकिन अगर लिखा हुआ नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपने सिक्योरिटी की बात की, सिंह साहब से मैं जानना चाहूंगा कि सिक्योरिटी जो है इसकी क्या कोई लिमिट तय की गई है? कितनी सिक्योरिटी एक किराएदार दे सकता है मालिक को? अमूमन जो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी होती है वो देखा जाता है कहीं पे 1 महीने की है, जो 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें 1 महीने की सिक्योरिटी है, कहीं पे 2 महीने की सिक्योरिटी है, कहीं पे 3 महीने की सिक्योरिटी है। तो अब जो हमारा एक मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 आया है उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि 2 महीने से ज़्यादा की सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं हो सकती है। तो अब ये कह सकते हैं कि हाँ, 2 महीने की सिक्योरिटी एक कैपिंग है कि इससे ज़्यादा की आप सिक्योरिटी नहीं ले सकते। यानी हर किराएदार के लिए ये ध्यान रखने वाली बात है कि अब वो 2 महीने से 2 महीने का जो किराया उसका बनता है उससे ज़्यादा की वो सिक्योरिटी नहीं देगा, और अगर कोई भी मकान मालिक उससे ज़्यादा मांग रहा है तो वो कानूनी तौर पर गलत है। कानूनी तौर पर गलत है। ये एक अहम पॉइंट है। तो मॉडल टेनेंसी एक्ट में शरावत साहब क्या कुछ नई चीज़ें आपके मुताबिक सामने आई हैं किराएदार के लिए? किराएदार के तो हकूक वही हैं, सिर्फ उस नए मॉडल टेनेंसी एक्ट में जो मकान मालिक हैं उनके थोड़े राइट ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, ताकि वो ज़रूरत के हिसाब से जब चाहे उस मकान को एक नोटिस दे के वो ट्रिब्यूनल में जाके खाली करा सकता है। अमूमन अभी तक जो देखा जा रहा है वो एक ट्रिब्यूनल जो दिल्ली रेंट कंट्रोल के अकॉर्डिंग जो ट्रिब्यूनल बने हुए हैं वहाँ समय लग जाता है, लेकिन नए मॉडल टेनेंसी एक्ट में थोड़े अलग प्रावधान कर दिए मकान मालिक के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूनिट बनी हुई हैं दिल्ली के या देश के अंदर खाली पड़ी हुई हैं उनको रेंट पे दिया जा सके, ज़रूरतमंद लोगों को दिया जा सके। जी। अक्सर ऐसी जगह भी होती हैं जहां शुरू में जो मकान मालिक होते हैं वो कहते हैं आप ठीक है आप रह लीजिए, उसके बाद में जब उसको काफ़ी समय रहते हुए हो जाता है तो क्या किराएदार अपने नाम से बिजली पानी का ये कनेक्शन ले सकता है? कुछ जगहों पर सुविधा है, जैसे दिल्ली में कर दी थी, अभी दिल्ली में चालू, किराएदार भी अपने नाम से बिजली और पानी कनेक्शन ले सकता है, लेकिन उसमें मकान मालिक की एनओसी चाहिएगी, एनओसी चाहिए, उसका नाप्ती प्रमाण पत्र चाहिए उसमें। अच्छा, ये एक इसमें अहम पॉइंट है। हाँ। उसके बावजूद भी बहुत सारे इश्यूज इस तरीके के आते हैं कि किराएदार को लेने के बाद पता लगता है कि इस प्रॉपर्टी में क्या कुछ कमी है या क्या कुछ खामी है। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए किराएदार सिंह साहब क्या करें? किराएदार इस सिचुएशन से बचने के लिए ये उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि किराए पे लेने से पहले उस प्रॉपर्टी की अच्छे से तहकीकात कर ले, देख ले, समझ ले, बार बार विजिट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत है तो अपने लैंडलॉर्ड को या फिर जो लैंडलॉर्ड बन सकता है उसको इन्फॉर्म करे, चाहे वो बाद में किराए पे ले या ना ले, एक बार इन्फॉर्म ज़रूर करे कि आपकी प्रॉपर्टी में ये दिक्कत है और इसके अंदर ये वाली दिक्कत को अगर हटा देते हैं तो मैं ये प्रॉपर्टी ले सकता हूँ। और अगर टेनेंसी के दौरान कोई इस तरह की दिक्कत आ जाती है तो फिर से किराएदार का हक है कि उसको जाके उस प्रॉब्लम को जाके
लैंडलॉर्ड को बताए या फिर उसको एक चिट्ठी लिख के बोल सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी में ये दिक्कत आ रही है, आप इसको ठीक कराएं। उस सिचुएशन के अंदर लैंडलॉर्ड की फिर ड्यूटी बन जाएगी कि पर्टिकुलर पीरियड के अंदर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों के ऊपर एक ड्यूटीज़ हैं, दोनों अगर अपनी ड्यूटीज़ ठीक से फॉलो करते हैं तो ये सिचुएशन इजीली रिजॉल्व हो सकती है। लेकिन आपने जिस तरीके से एक बात कही कि जहाँ रिपेयर की आपने बात कही कि वो कह सकता है रिपेयर करवाए, कुछ जगहों पर शरावत साहब ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि कहीं कमर्शियल एक कोई जगह है तो जो किराएदार है वो ये चाहता है कि यहाँ एक अलमारी बन जाए या यहाँ पर जो है एक रूम एक बन जाए तो मेरे लिए फ़ायदा हो जाएगा, और वो इस बात को जो उस जगह का मालिक है उसके सामने रखता है। वहाँ से अक्सर ये भी जवाब आता है कि हम इसमें कोई चेंज नहीं करवाएंगे, जो आपको बनवाना है अपने तरीके से बनवा लीजिए, मैं कुछ आपको बनवा करके नहीं दूंगा। ऐसी सिचुएशन में जो किराएदार पैसा खर्च कर रहा है उसका क्या होगा? नुमान जी, इसमें क्या है कि ये जो समस्या आ रही है ज़्यादातर जो कॉमर्शियल यूज़ की प्रॉपर्टीज है वहाँ आती हैं। वहाँ उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, तो वहाँ वो अपने ज़रूरत के हिसाब से किराएदार अपने ही खर्चे पर बनवा सकता है और जब खाली करेगा उन चीज़ों को अपने साथ ले जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं को फिक्सर उसको वहीं छोड़ने पड़ेंगे, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकता है उसमें अल्टरनेशन। लेकिन सर जो एक्सपेंडिचर है उसका, जो खर्चा उसने किया उसकी भरपाई क्या होगी? क्योंकि जो उस जगह का मालिक है वो नहीं चाहता कि आप बनाएं। लेकिन वो उसने अपने व्यापार को या अपने काम को बढ़ाने के लिए किया ना, तो उसकी तो जो भी एक्सपेंसेस हो गए, जो भी खर्चा लगा हो, तो किराएदार को पे करना, वो किराएदार को पे करना होगा खुद ही। अगर वो अपनी जरूरत के लिए, अपनी बेहतरी के लिए कुछ भी करना चाहता है तो वो खर्चा, जैसे किसी ने खाली हॉल ले लिया, उसमें उसको केबिन बनाने, चार मान लो किसी शोरूम चलाने के लिए, तो उसे अपनी जरूरत के हिसाब से केबिन बनाने, उसमें वो किराएदार का काम है। क्योंकि मकान मालिक ने उस बिल्डिंग का जो भी मालिक उसने तो उस पूरे हॉल को किराए पर दे दिया है, वैकेंट उसको उनको हैंडओवर कर दिया है। अब उसकी जरूरत क्या है किराएदार की, वो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है, उसमें अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। पुराने कुछ केसेस में ये भी सामने आई है बात कि लोग रह रहे हैं, उनके पास उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी अचानक उनके पास नोटिस भेजता है और वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, आप इसको हमें सरेंडर करें। ऐसी सिचुएशन में वो किराएदार या उस जगह में रहने वाले जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वो क्या करें? वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है, पिटीशन फाइल कर सकता है कि मेरे को जबरन और गलत तरीके से मेरे को इस प्रॉपर्टी से बाहर निकाला जा रहा है, और उसके अंदर अपने सारे फैक्चुअल पोजीशन मेंशन करते हुए कोर्ट को एक्सप्लेन करेगा कि मैं इस प्रॉपर्टी में इस समय से रह रहा हूँ और मेरा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, चाहे ओरल बोल सकते हैं चाहे रिटर्न बोल सकते हैं, अपने फैक्ट्स मेंशन करते हुए। और आज की डेट में मेरे को एक नोटिस मिलता है किसी अनजान व्यक्ति से कि ये वाली प्रॉपर्टी मेरे नाम है और इसको खाली कर दें, तो उस चीज़ के लिए वो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल करेगा कि मेरे को इस वाली प्रॉपर्टी से खाली ना, या मेरे को बाहर ना निकाला जाए। तो कोर्ट उसके अंदर कंसीडरिंग द फैक्ट्स, जो इस बंदे ने नोटिस भेजा है उसको सर्व करेगी नोटिस और उसको कोर्ट में बुलाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि आपके पास ये दावा आप कैसे कर रहे हैं और इनको क्यों निकालना चाहते हैं। उसको टाइटल शो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम हो जाता है। और जब धमकियां आने लगती हैं शरावत साहब कि कोई भी भू माफिया जिसको कहा जाता है और वो वहां पर आकर के चाहते हैं कि इस लोकेलिटी को या इस मकान को हम हथिया लें और वो उसको धमकाने लगते हैं किसी भी किराएदार को, ऐसी सिचुएशन में वो कहाँ जाएगा? ऐसी स्थिति में तो अपना पुलिस थाना है, पुलिस के पास जा सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि धमकी का प्रोविज़न है आईपीसी में सेक्शन 506 है। कोई व्यक्ति या मेरे घर में ज़बरदस्ती ट्रेस पास करता कोई भी व्यक्ति ज़बरन किसी भी तरीके से, तो उसके खिलाफ तो मैं थाने में कंप्लेंट दे सकता हूँ। चाहे उसमें मकान मालिक है या उसका कोई एजेंट है, अगर वो फोर्सिबली इंटर कर रहे हैं मेरी इजाज़त के बिना, बेशक मैं किराएदार हूँ, वहाँ पर मेरी फैमिली रह रही है, मेरा काम धंधा चल रहा है, तो उसे इंटरप्ट नहीं कर सकता कोई भी आके। क्या उस प्रेमाइसिस में मकान मालिक बगैर किराएदार की इजाज़त के दाखिल हो सकता है या नहीं? जैसे आपने कहा कि नहीं, उसके बगैर मर्जी के नहीं जाएगा। अगर किराएदार की वहाँ फैमिली रह रही है तो ज़बरदस्ती नहीं जा सकता वो, उसे इन्फॉर्मेशन दे के मैं इस समय इस परमिजेज को विजिट करना चाहता हूँ, टेनेंट के साथ बात करके उसे इन्फॉर्मेशन दे के रिटर्न में दे, या आजकल टेलीफोनिक सिस्टम है, व्हाट्सअप मैसेज करे, कुछ भी करे, तो उसके बाद वो विजिट कर सकता हूँ आप रीजनेबल हावर्स में। ये नहीं कि मकान मालिक का तो रात को 12 बजे पहुंच जाएगा, ये भी कानून उसके लिए किराएदार के हक में ये कानून है कि मतलब बगैर बताए उसको वो नहीं आ सकता। हाँ, उसको प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। अब जहाँ बहुत सारी जगहों पर ये देखा है खाली करवाने के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं,
एक बिजली पानी भी एक बड़ा उसमें मसला है, या वो ब्लॉकेज कर देते हैं रास्ते के अंदर क्योंकि उसको निकल करके कहीं से जाना है, उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसी सिचुएशन में किराएदार जो है वो कहाँ जाएगा? अदालत में जाकर के क्या कह सकता है? अदालत में जा सकता है वो। उसके रहने में जो भी बाधाएं प्रोआयोजित की जा रही हैं, तो प्रायोजन होगा ना एक तरह से, जो भी बाधाएं उसमें लगाई जा रही हैं उनको रिमूव करवाने के लिए, हटाने के लिए, उसमें बिजली पानी होगा, जैसे ऊपर रहता था नीचे से जीने को रोक देना, स्टेज को रोक देना, ब्लॉक कर देना, किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करना उसके रहने में वहाँ पर, तो उसके लिए कोर्ट में जा सकता है वो। क्या होता है जैसे किराएदार नीचे मंजिल पे रह रहा, ऊपर से सीपेज करवा देना पानी की, इस तरह से ये बहुत होता है। बहुत शिकायतें आती है बहुत इस तरह शिकायतें इस की, तरीके तो की। रिपेयरमेंट के लिए उन चीज़ों के लिए कोर्ट में जा सकता है किराएदार। तो कितने समय के अंदर आपको लगता है कि वो रिपेयर को ये मंजूरी दरअसल मिल ये जाती है? इमीडिएट रिलीफ्स हैं। अगर कोर्ट मान लो मैं उस चीज़ को कोर्ट को अपनी तरफ से एक लोकल कमिश्नर अपॉइंट कर सकती, भी देख के आइए, किसी व्यक्ति को या वकील को या किसी भी अधिकारी को डेप्यूट कर सकती हैं प्रॉपर्टी के इंस्पेक्शन के लिए कि इसमें क्या नुकसान हो रहा है, इसको यूज करने में क्या हो रहा है, तो उसकी त्वरित भी उसका समाधान निकल सकता है, तुरंत भी उसका तो मतलब जी हाँ। जल्द से जल्द भी उसका समाधान जी निकल हाँ। सकता है। बहुत सारे केसेस आपके सामने आए। एक किराएदार के लिए जी। जब वो कोर्ट में जाता है तो क्या बातें उसको ध्यान में रखनी होती हैं, अपने किन राइट्स को ध्यान में रख करके वो कोर्ट जाए? देखिए नुमान जी, दो ही चीज़ें हैं। एक तो हमारा एग्रीमेंट एक डिटेल में होना चाहिए। आज का जो सिस्टम है बड़ा ही हर चीज़ को डिस्क्राइब करता है, तो आप अच्छा एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएं अपना मकान मालिक और किराएदार बैठ के। उसके बाद कम से कम आपके अधिकार जो भी हैं वो रिटर्न में आ गए हैं, ताकि कोर्ट को भी फिर उन्हें देने में आसानी होती है। पुरानी जो किराएदारी चली आ रही है वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट होने लग गए हैं, कुछ जो कंटिन्यूशन में चली आ रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी किराएदारी चली आ रही है, जैसे पुरानी दिल्ली का एरिया हमारा या पुराने जो कस्बे वहाँ इसी तरह की चली आ रही है, वहाँ आज भी रिटर्न में नहीं है। लेकिन हम यही सलाह देंगे कि आज जो नई किराएदारी जितनी भी हो रही हैं वो एक डिटेल एग्रीमेंट के साथ होनी चाहिए। डिटेल एग्रीमेंट की आपने बात की। सिंह साहब, एक किराएदार अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर और प्रोटेक्ट करने के लिए क्या उसके अंदर कंडीशंस बढ़ा सकता है, अपनी शर्तें रखवा सकता है? क्योंकि आमतौर पर जब भी कोई किराए के लिए जाता है तो एक फॉर्मेट बना हुआ होता है, उसके तहत वो साइन हो जाते हैं। लेकिन कोई किराएदार अगर ये चाहे कि नहीं मैं ये शर्तें भी शामिल करना चाहता हूँ, तो क्या एग्रीमेंट में शामिल हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, और वो शामिल होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपना राइट है प्रोटेक्ट कर सकते हो उस एग्रीमेंट के थ्रू। जैसे कि अभी हमारी बात हो रही थी कि जबरन घुस रहा है, बिना बताए घुस रहा है, तो इस तरह से एक टर्म एंड कंडीशन डाल दी जाए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि मैं इस तारीख के महीने के अंदर मैं विजिट कर सकता है लैंडलॉर्ड, या फिर लैंडलॉर्ड अगर विजिट करना चाहता है, इंस्पेक्ट करना चाहता है प्रॉपर्टी, तो प्रायर इन्फॉर्मेशन देके करेगा 24 आवर्स पहले। तो इस तरह की अगर कंडीशंस पहले ही टेनेंट अपने एग्रीमेंट में इनकॉर्पोरेट करा देता है, लिखवा लेता है, तो इस तरह से वो प्रोटेक्टेड रहता है। इसके अलावा जैसे ये अब पेंडेमिक की हमने बात की, कोरोना पेंडेमिक, ये तमाम चीज़ें इस तरीके की वो शामिल करवा सकता है कि अगर इस तरह के हालात बनते हैं या मुल्क में फिर कभी लॉकडाउन होता है तो मैं या तो हाफ किराया दूंगा या मेरा किराया जो है वो बिल्कुल मैं नहीं दूंगा। ये तमाम कंडीशन वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसमें मेंशन कर सकते हैं। वो मेंशन कर सकता है। अब जैसे कि हमारे आगे कोविड का पेंडेमिक आया ही है, तो अब इसके लिए एक वो स्पेसिफिक कंडीशन इनकॉर्पोरेट कर सकता है अपने एग्रीमेंट के अंदर कि कल को अगर फिर से इस तरह से सिचुएशन आती है, लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया जाता है, हमारे बिजनेस अफेक्ट हो जाते हैं, हमारी अर्निंग्स अफेक्ट हो जाती है, उस सिचुएशन के अंदर हम जो है अपना रेंट आधा पे करेंगे या नहीं पे करेंगे, या 1/3 पे करेंगे, या फिर 6 महीने बाद पे करेंगे, तो वो चीज़ें हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बट इसके लिए ये फिर से हो जाता है, ये कोविड-19 के लिए स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक हो गया ये उसके लिए स्पेसिफिक। लेकिन अगर उसके अंदर आप प्राकृतिक आपदा अगर लिख देते हैं तो उसके अंदर शायद बहुत सारी कैटेगरी कैटेगरीज आ जाती उसमें हैं। नुमान जी एक जो लंबे जो एग्रीमेंट लिखे जाते हैं, लंबी टेनेंसी के लिए लीज जो राइट, वहाँ एक वर्ड यूज किया जाता है एक्ट ऑफ गॉड्स, जिसमें आपका अर्थक्वेक आ गया, तूफान आ गया, आंधी आ गया, बारिश बाढ़ सारी आ जाती है, उसमें कवर हो जाता आ गई, तो वो ज्यादा बेटर रहता है, बेटर रहेगा। अच्छा, नई जो कॉलोनीज हैं उसके अंदर एक नई चीज भी ये सामने आई है कि जो मकान के मालिक हैं वो कहते हैं कि हमने आपको जानवर रखने की तो इजाजत नहीं दी थी, आप ये अपने जो है ये पालतू जानवर नहीं रख सकते। इस पर भी डिस्प्यूट आते हैं, तो इसका एक समाधान क्या है? किराएदार जो है वो इस तरह की सिचुएशन में क्या कुछ चीजें ध्यान में रखे? नुमान जी, इस तरह का कोई अगर एग्रीमेंट में, जैसे मैं कोई पालतू जानवर रखना चाहता हूँ तो एग्रीमेंट में आ जाए तो ज़्यादा बेटर है वो, नहीं तो फिर मकान मालिक की तो चलेगी ही आखिर में। नहीं, अब किराएदार है, उसने ले लिया, वो कह रहा है कि नहीं मैं भैंस भी पालूंगा इसके अंदर, नहीं वो तो परमिसेबल नहीं है ना, वो परमिसेबल नहीं हो नहीं पाएगी। है। अब अगर उसको कोई पेट वगैरह अपना पालना है तो वो उसको मेंशन करके चले ताकि उसको आगे कोई दिक्कत ना आए। हाँ।
तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि अब एक किराएदार के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो वो अपनी तरफ से जो उसकी ज़रूरियात हैं वो उसको मेंशन करवा सकता है। जो चीज़ें उसको लगता है कि आगे चल करके डिस्प्यूट या कोई तनाज़ा बन सकता है, उसके हल के लिए वो कोशिश ये करे कि एग्रीमेंट में उन तमाम बातों को मेंशन करता हुआ चले। उसके अलावा कुछ आपको लगता है ऐसे पॉइंट्स जो कोर्ट में या उसमें एग्रीमेंट में आपको कुछ लग रहा हो कि हाँ ये तमाम चीज़ें ज़रूरी होती हैं आनी, क्या गवाह वगैरह ज़रूरी हैं या एग्रीमेंट के साथ साथ जो किराएदारी के स्लिप्स वगैरह हैं उनको संभाल के रखना, रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, क्या कहते हैं? किराएदार की एग्रीमेंट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, पहले तो आपका किराया कब से चालू होगा वो मेंशन्ड हो, आपका कितना किराया है वो मेंशन्ड हो, फिर आपने कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट करी है वो मेंशन्ड हो। ये सारे टेनेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। आपकी टेनेंसी कितनी लंबी चलती है वो मेंशन्ड हो। आपकी टेनेंसी अगर एक्सपायर हो रही है तो पहली प्रेफरेंस टेनेंट को मिले कि उसको री एग्रीमेंट के अंदर आ जाए और फिर से वो वाली अपनी टेनेंसी को कंटिन्यू कर सके। उसका वजह ये है कि वो अपना ऑलरेडी एक सामान कह ले, अगर कमर्शियल है तो अपना एक सेटअप इस्टेब्लिश कर चुका है, अगर हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए कर रहा है तो अपने हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स रख चुका है। तो उसको बार बार ट्रांसफ़र करने से अच्छा है कि पहला प्रेफरेंस हमेशा टेनेंट को दिया जाए। बहुत खूब। तो वो वाली कंडीशन भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं कि अगर हाँ लैंडलॉर्ड चाहता है कि ये मैं प्रॉपर्टी फिर से रेंट पे ही दूं आगे चल के इस वाले एग्रीमेंट के एक्सपायर होने के बाद, फर्स्ट प्रेफरेंस जो एग्जिस्टिंग टेनेंट है उसको मिले, इस तरह की भी कंडीशन डाल सकता है। बाकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे पेट की बात हो रही थी, तो आप पहले ही बात कर ले कि हाँ भाई पेट फ्रेंडली एकोमोडेशन है या नहीं है। जैसे आज की डेट में कई जगहों पे ये चीज़ें मेंशन्ड होती हैं, तो अगर आप उसको पहले ही डाल के चलते हैं अपने एग्रीमेंट के अंदर कि दिस प्रॉपर्टी इज़ पेट फ्रेंडली एंड टेनेंट हैज़ राइट टू ब्रिंग इट्स और हर पेट, तो आप वहाँ पे सेफ हैं। ऐसे ही पार्किंग के पॉइंट्स भी होते हैं कि पार्किंग दी जा रही है, कुछ जगहों पर इश्यूज खड़े हो जाते हैं कि नहीं आप नहीं पार्क कर सकते यहाँ पर, एक बड़ा कोई बिल्डिंग है तो उसमें मसला आ जाता है। इसके रिगार्डिंग भी दो बातें हैं। अब जैसे दिल्ली के अंदर है जिसके अंदर पार्किंग के साथ आज की डेट में नए नक्शे के अंदर आता है पार्किंग इंक्लूडेड होती है, तो अगर उसके अंदर एक फ्लोर टेनेंट ले रहा है तो वो डिमांड कर सकता है कि जो एक पार्किंग स्लॉट है मेरे को उस पर्टिकुलर पार्किंग के अंदर मिले। अब जहाँ पे नहीं है वहाँ पे तो लैंडलॉर्ड भी नहीं अलॉट कर सकता, क्योंकि जो आपकी रोड है दैट इज़ नॉट विद इन द एम्बिट ऑफ द लैंडलॉर्ड। जी ठीक है ना। तो जहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है पार्किंग की बिल्डिंग के अंदर ही, तो वहाँ पे लैंडलॉर्ड से टेनेंट आपस में डिसाइड कर सकते हैं या फिर टेनेंट डिमांड कर सकता है कि मेरे को पार्किंग मिलनी चाहिए क्योंकि एक फ्लोर का मैं रह रहा हूँ और मेरे को जो सारी सहूलतें मिलनी चाहिए। तो वो चीज़ इंक्लूड हो सकती है। जैसे अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का हवाला दे रहे हैं एग्रीमेंट के अंदर, उसके साथ में आप ये भी हवाला दे सकते हैं अलॉन्ग विद दी पार्किंग स्पेस, कार पार्किंग स्पेस। इस तरह से आप मेंशन करके चलेंगे तो आपके लिए कोई डिस्प्यूट अराइज होने की बात नहीं होगा, आपको कोई तंग नहीं करेगा। अब एक ही बिल्डिंग के अंदर 4 फैमिलीज रह रही हैं, 4 माले हैं, अगर आपस में ये चीज़ें क्लियर नहीं रहेंगी तो कल को जाके उनके साथ भी डिस्प्यूट हो सकता है। तो उस डिस्प्यूट को प्रिवेंट करने के लिए और अपना एनर्जी ना वेस्ट करें उस डिस्प्यूट के ऊपर, अपना पैसा ना वेस्ट करें, तो ये वाली टर्म एंड कंडीशन पहले ही इनकॉर्पोरेट करके चल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अक्सर ऐसा होता है कि निचली अदालतों से फैसले आ जाते हैं, खाली का ऑर्डर हो जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर किराएदार को ये लगता है कि नहीं मेरी बात पूरी तरह नहीं सुनी गई जी, तो कितना समय है, क्या कुछ टाइम बाउंड है या ऊपर की अदालतों में उसके पास कितना वक्त है? किसी भी आदेश के विरुद्ध जो भी हुआ है किराएदार या जो उसमें अपील में जा सकता है। उसमें 30 दिन का टाइम होता है, 2 हैं, एक अपील होती है, एक रिवीजन होती है। अपील में 30 दिन का टाइम होता है और ये लगता भी कोई इनलोकेटरी ऑर्डर हुआ तो उसकी रिवीजन जाती है, रिवीजन 90 दिन की होती है। तो वहाँ उस दोनों ही स्थितियों में किराएदार के पास ऑप्शन है हायर कोर्ट में जाने के लिए। तो ऐसा नहीं कि कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया तो आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते, आपके पास मौके हैं सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या कुछ ऐसे फैसले आपके सामने आए हैं जहां निचली अदालत में खाली के ऑर्डर हो गए हों और ऊपर उसको हाई कोर्ट में रिलीफ मिल गई हो? बिल्कुल, खूब होता है रूटीन में। कई बार ट्रायल कोर्ट कुछ एरर्स कर देती हैं जजमेंट्स में तो रेक्टिफाई हो जाते हैं अपील के अंदर, वो रिवर्ट बैक हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो के टेनेंट को जो बेनिफिट मिल जाते हैं उन चीज़ों के। एक लंबे अरसे से आप ये केसेस देख रहे हैं जिसको दीवानी मुकदमे कहते हैं, सिविल मैटर्स आपने देखे हैं,
क्या एडवाइस, क्या मशवरा देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को जो इस वक्त देख रहे हैं, और एक किराएदार के तौर पर अगर कोई इस प्रोग्राम को देख रहा है तो प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में आपकी क्या एडवाइस होगी उन किराएदारों के लिए जो कहीं ना कहीं रहते हैं? अगर आज कोई नया किराएदार इंडक्ट हो रहा है कहीं भी किसी भी परमिजेज को, चाहे कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल है, तो मैं यही कहूँगा कि अपना एग्रीगेमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अच्छी तरह से देखभाल करके सभी चीज़ों को तय करके उसे लिखा पढ़ी करके रजिस्टर्ड जरूर करवाएं उसको, वो सबसे बेनिफिशियल है उनके लिए। और जो आज का जो हमें समय देखा आप लोगों ने आपदा का जो आया है, इसी चीज़ें भी आगे इन फ्यूचर जो है इनकॉर्पोरेट कर देनी चाहिए उसके अंदर। जो मकान मालिक और किराएदार के मध्य जो झगड़े बढ़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कम करने में वो लाभकारी रहेंगे, लाभदायी रहेंगे। जी हाँ। कुछ जगहों पर जहां टेनेंट्स ऐसे होते हैं जिसको मकान छोड़ना है 1 साल के बाद, उसकी कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं कि वो बिजली का या पानी का बिल दोनों नहीं जमा करवा सका। अब 1 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट भी उसका ख़त्म हो रहा है, या 2 साल का या 3 साल का, और उसके अंदर ड्यूज भी हैं, बिजली के भी और पानी के भी। किस तरह से एक किराएदार की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको देकर ही जाएगा या बगैर दिए भी जा सकता है? इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही लैंडलॉर्ड जो है अपने पास सिक्योरिटी डिपॉजिट कराता है, चाहे वो 1 महीने की हो चाहे 2 महीने की हो। इस चीज़ से बचने के लिए, या फिर अगर किराएदार प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहा है, डैमेज ना करके जाए, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, मॉनिटरली अपने आप को सिक्योर करने के लिए लैंडलॉर्ड सिक्योरिटी का क्लॉज डलवाता है और सिक्योरिटी लेता है। इन केस अगर इस तरह से जो टेनेंट है अपना पानी का बिल, बिजली का बिल या प्रॉपर्टी को डैमेज करके चला जाता है, तो जो मकान मालिक है वो उस सिक्योरिटी में से जितना अमाउंट बनता है वो डिडक्ट करके जितना भी बकाया बचता है वो रिफंड कर सकता है टेनेंट को। अगर ज़्यादा है तो फिर उसके लिए उसके पास सिविल केस या फिर लीगल नोटिस भेजने का ऑप्शन रहता है, जिसके अंदर वो डिमांड कर सकता है कि आपकी वजह से ये आउटस्टैंडिंग बची है, आपको बनता है इतना देना, तो उसके लिए लीगल नोटिस इशू करे। अगर लीगल नोटिस के ऊपर नहीं रिप्लाई आता है या पैसे नहीं आते हैं, देन वो अगेन सिविल कोर्ट का ऑप्शन उसके पास भी, लैंडलॉर्ड के पास बराबर अवेलेबल। यानी किराएदार के लिए ज़रूरी है अगर वो क्लियर करे, नहीं क्लियर करता तो उसका जो एक डिपॉजिट है वहाँ पर उसमें से वो डिडक्ट होकर के उसको बैलेंस हो जाएगा। हाँ। बहुत अहम बातें आज हुई, बहुत ज़्यादा इस मौजू पर जो गुफ्तगू थी उससे ज़रूर आपने कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा। हम दोनों अपने मेहमानों के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जहाँ किराएदार के हुकूक़ की बात हुई, उनको जो कानूनी तौर पर जो हुकूक़ हासिल हैं, जो राइट्स मिले हुए हैं, उस पर जो गुफ्तगू हुई, उसके ऊपर आप भी अपने राय और मशवरे हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है amaa.ddurdu@gmail.com। आप सोशल मीडिया पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज की इस पेशकश को यहीं मुकम्मल करते हैं। अगली पेशकश में फिर किसी नए कानून के ऊपर गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।